अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर गुड। आज हमने स्टार्ट करना है न्यूरोलॉजी का मॉड्यूल। हमने जेनेटिक डिजीज़ का मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया था। जो इसका पहला टॉपिक है वो है एपगार स्कोरिंग। और एक इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक है कि जब भी बच्चा आपके पास प्रेजेंट करेगा तो एक ऐसे मेथड जिसके अंदर जो हमारे न्यू बॉर्न्स होते हैं ना, उनकी जो कंडीशंस हैं उनका हमने ऑब्जर्वेशन करनी होती है। क्या करनी होती है? ऑब्जर्वेशंस करनी होती है कि बच्चा किस स्टेज पे है और उसकी जो कंडीशन है वो इस टाइम पे क्या है। इसके अंदर वो क्या कहता है कि रैपिड स्कोरिंग सिस्टम दैट हैव इवैल्यूएटेड द नीड ऑफ न्यूरोलॉजिकल रिसर्चेशन। मतलब कि बच्चे को ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है या नहीं है, राइट। उसको इंटेंसिव केयर यूनिट में हमें पुट करना चाहिए, उसको इमीडिएट रेसिस्टेशन चाहिए या नहीं चाहिए। तो उसके अंदर आपने ये 3 स्कोरिंग सिस्टम याद रखने हैं कि अगर वो कहता है अगर 8 to 10 है तो वो टिपिकली रिफ्लेक्ट करेगा कि जो बच्चा है वो इन अ गुड कंडीशन है, राइट। अगर 4 to 7 है इट मीन्स उसको रिससिटेशन की ज़रूरत है और बच्चे को ऑब्जर्वेशन में रखना है आपने, स्टिमुलेटेड एंड पॉसिबली गिवन द वेंटिकुलर सपोर्ट, राइट। अगर 0 to 3 है तो इट मीन उसको इमीडिएट रेसिस्टेशन की ज़रूरत है। इस कंडीशन के अंदर या बच्चा डेथ भी हो सकती है या बच्चा बच भी सकता है। लेकिन इन 3 जो स्कोरिंग सिस्टम है इसको आपने लाजमी याद रखना है। एपगार स्कोरिंग सिस्टम एक ख़ुद से एक नमोनिक है, तो जिसके अंदर वो क्या कहता है, ए से आपका क्या बनता है, एक्टिविटी, पी से पल्स, जी से ग्रेमेस या रिफ्लेक्स, ए से अपेरेंस और आर से रिस्पायरेशन। अब आप ये खुद भी पढ़ सकते हैं, बट इसमें आपने एक्टिविटी के अंदर क्या याद रखना है, आपने एक तो याद रखना है इसमें हमने 3 पॉइंट्स देने हैं, 2 1 0। अब एक्टिविटी के अंदर आपने मसल स्टोन चेक करनी है कि बच्चा कितना एक्टिव है, राइट। उसमें पहले पहले आपने मसल स्टोन एक्टिविटी चेक करनी है कि अगर एक्टिव मूवमेंट है तो इट मीन्स यू आर गिविंग टू हिम 2 पॉइंट्स। आर्म एंड लेग्स आर फ्लैक्स, एक्टिविटी नहीं कर रहा, एक्टिविटी नहीं है, सिर्फ आर्म्स और लेग फ्लैक्सड हैं, तो उसमें आपने 1 पॉइंट देना। और 0 में आपने वो एब्सेंट होगा, उसमें कोई उसकी एक्टिविटी नहीं होगी। पल्स में आपने याद रखना है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी जो ब्लड की जो सर्कुलेशन होती है वो क्या होती है, फास्ट होती है ना। तो इसके अंदर जो बच्चे का जो हार्ट बीट होती है वो कितनी होती है, मोर देन 100, तो 2 पॉइंट्स देने। अगर लेस देन 100 है मतलब कि 60 से आपका 100 तक है, लेस देन 100, तो इट मीन्स 1 पॉइंट। अगर एब्सेंट है तो 0। रिफ्लेक्सिस में क्या देखना है, अगर रिफ्लेक्सिस देखने हैं उसके, छींक रहा है, खांसी कर रहा है, पुल्स एक चीज़ को दूर कर रहा है, मतलब कि इस तरीके से वो हाथ हिला रहा है ना, तो वो इट मीन्स वो एक्टिव है। तो उसके अंदर आपने क्या चेक करना है, एक्टिविटी उसकी चेक करनी है। अगर सम फ्लैक्शन ऑफ एक्सट्रीमिटीज़ शो कर रहा है तो इट मीन्स 1 पॉइंट। और अगर फ्लैसिड बिल्कुल ही डेड, ऐसी सिचुएशन है कि वो कुछ ना हिला रहा है ना कुछ छींक रहा है, रो रहा है, कुछ भी नहीं है, तो इट मीन्स कि उसकी रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी बिल्कुल 0 है। स्किन कलर में देखेंगे कम्प्लीटली पिंक, इट मीन्स उसमें कोई हाइपॉक्सी की कंडीशन नहीं है, ऑक्सीजन बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल ओके है, कोई उसमें कंजेनिटल कोई हार्ट डिफेक्ट्स वगैरह नहीं है। पिंक बॉडी विद ब्लू एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर हम रूल आउट कर सकते हैं कि इसके अंदर कोई ना कोई कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ हैं, कुछ ना कुछ ऐसे हार्ट डिफेक्ट्स हैं। ब्लू पेल के अंदर बिल्कुल ही वो ख़त्म होता है, उसको फ़ौरन से हमें जो सा वेंटिलेटर पर डाल देना होता है। अच्छा, रिस्पायरेशंस में क्या विग्रेस कराए। अब आपको पता है कि बच्चा जब पैदा होता है तो वो रोता है, ठीक है। अगर नहीं रोता तो वो जो डॉक्टर्स होते हैं वो उसकी पीठ पे ऐसे थप थप करते हैं, थप्पड़ मारते हैं या ऐसे रिफ्लेक्शंस करते हैं कि वो रोए। लेकिन अगर वो रो रहा है तो इट मीन्स 2 पॉइंट्स। अगर वो स्लो या इरेगुलर रिस्पायरेशन कर रहा है, कभी ज़्यादा कभी बहुत कम कभी बिल्कुल चुप फिर ज़्यादा, इट मीन्स उसके अंदर इरेगुलर रिस्पायरेशन है। सो गिवन देम 1 पॉइंट, एटलीस्ट कर रहा है। अगर बिल्कुल ही एब्सेंट है तो 0 पॉइंट। तो आपने वो स्कोरिंग सिस्टम याद रखना है, उससे आपका क्लियर हो जाएगा कि बच्चा जो है वो एक्टिव है, उसको इमीडिएट रिससिटेशन की ज़रूरत है, उसको वेंटिलेटर की सपोर्ट देनी चाहिए या उसे इमीडिएट रिससिटेशन देनी चाहिए, उसको ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, राइट। तो आपने ये चीज़ें याद रखनी होती हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आपका स्कोरिंग। नेक्स्ट आपका न्यूनेटल जॉन्डिस। न्यूनेटल जॉन्डिस का मतलब ये होता है कि बच्चों के अंदर के जो बिलीरूबिन का लेवल है ना, क्या है, बिलीरूबिन का जो लेवल है वो क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। अब ये देखना है कि बिलीरूबिन आपका आइदर कॉन्जुगेटेड है या फिर आपका अनकॉन्जुगेटेड है, राइट। तो ये दोनों कंडीशन में बिलीरूबिन का लेवल ज़्यादा होगा, लेकिन डिपेंड करता है कि वो आइदर बिलीरूबिन का लेवल कॉन्जुगेटेड में ज़्यादा या अनकॉन्जुगेटेड, ये आप सारा देखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपने ये देखना है कि बिलीरूबिन बन कैसे रहा है। पहले पहले आपने देखना है कि जो आरबीसीज होते हैं ना, रेड ब्लड सेल्स, जब आपके टूटते हैं, जब ब्रेक डाउन होती है तो वो कहाँ पे होती है, आपके स्प्लीन के अंदर होती है। कहाँ पे होती है, स्प्लीन के अंदर। स्प्लीन डिसाइड करता है और स्प्लीन जो है वो बनाता है, स्प्लीन के ऊपर डिपेंडेंट होती है कि वो कितने ज़्यादा आरबीसीज बना रहा है, कितने ज़्यादा नहीं बना रहा। स्प्लीनिक डिसफंक्शन है तो इट मीन्स आरबीसीज नहीं टूटेंगे, बिलीरूबिन उतना नहीं बनेगा। अगर स्प्लीन ओवर एक्टिव है, रिएक्टिव है, क्या कंडीशन है, वो स्प्लीन के ऊपर डिपेंड करता है हमारा। अब स्प्लीन के अंदर क्या हो रहा होता है, हमारे जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो क्या काम करते हैं, इसके अंदर क्या करते हैं कि जो आपका हीमोग्लोबिन होता है ना, हीमोग्लोबिन,
इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक हीम होता है और एक होता है ग्लोबिन। जो हीम होता है ना वो आपका नेक्स्ट आपके बिलीरुबिन के अंदर चेंज होता है। वो कैसे चेंज होता है? और जो आपका ग्लोबिन होता है ना, ये आपका क्या होता है? प्रोटीन होता है, राइट। अब जो हीम है, जो आपका हीम है, ये आपका चेंज हो जाता है बिलीवर्डन में। किस में चेंज हो जाता है? बिलीवर्डन में। किसकी मदद से? आपका हीम ऑक्सीजनेज की मदद से। किसकी मदद से? हीम ऑक्सीजनेज। किस में चेंज हो जाता है? बिलीवर्डन में। ये भी आपके स्प्लीन के अंदर ही है। और बिलीवर्डन जो सा है वो आपका चेंज हो जाता है अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में। जब आपका बिलीरुबिन अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में चेंज हो जाता है, ये आपका जाता है लिवर के अंदर। कहाँ जाता है? आपका लिवर के अंदर। लिवर के अंदर जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन होता है ये आपका चेंज हो जाता है कॉन्जुगेटेड में। लिवर के अंदर ये क्या चेंज हो जाता है? आपका अनकॉन्जुगेटेड चेंज हो जाता है आपका कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन के अंदर, राइट। अब जब आपका अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन के अंदर चेंज हो जाता है, तो आपका जो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन होता है वो कहाँ पे जाता है? आपका इंटेस्टाइन्स के अंदर। कहाँ जाता है? आपका इंटेस्टाइन्स के अंदर। इंटेस्टाइन्स के अंदर जाके ये चेंज हो जाता है यूरोबिलिनोजन में और स्टीरोबिलिनोजन में। मतलब कि यूरिन और स्टूल को कलर देता है। किसको कलर देता है? एक यूरिन को और स्टूल को। अब ये आपका कंप्लीट प्रोसेस होता है। और फिर उसके बाद जो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन होता है वो दोबारा से आपका जब कॉन्जुगेटेड होता है वो इंटेस्टाइन के थ्रू आपकी जो इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशंस होती हैं, ये इंटेरोहेपेटिक जो सर्कुलेशन होती है, इससे आपका लिवर के अंदर वापस आ जाता है, ठीक है। तो ये होता है कंप्लीट प्रोसेस। आरबीसीज कैसे टूटे? स्प्लीन में मैक्रोफेजेस क्या काम करते हैं? हीमोग्लोबिन को तोड़ते हैं। ग्लोबिन प्रोटीन होता है आपका। हीम जो है वो ग्लोबिन का आगे नेक्स्ट फंक्शन है। हीम जो है आपका बिलीवर्डन में चेंज होता है। बिलीवर्डन अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में चेंज होता है। फिर वो लिवर में जाता है। लिवर से कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन वो इंटेस्टाइन में जाता है। वो फिर यूरोबिलिनोजन और स्टीरोबिलिनोजन मतलब यूरिन को कलर देता है, स्टूल को कलर देता है। अब इन सारे के अंदर जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है आपकी यूजीटी। यूजीटी ये एक एंजाइम होता है जो आपका कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को अनकॉन्जुगेटेड को कॉन्जुगेटेड में चेंज करता है हमारे लिवर के अंदर। ये एक एंजाइम होता है, राइट। तो उसकी मदद से आपका जो है वो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन कॉन्जुगेटेड में बिलीरुबिन में चेंज हो जाता है। अब आपने यहाँ देखना है वो कहता है कि एन एलिवेटेड सीरम बिलीरुबिन कंसंट्रेशन मोर देन 5 काज बाय इंक्रीज हेमोलाइसिस और डिक्रीज एक्सक्रीशन। दोनों कंडीशन है। हेमोलाइसिस में क्या होता है? आपके आरबीसी ज़्यादा टूटेंगे। जब आपके आरबीसी ज़्यादा टूटेंगे तो आपकी हीमोग्लोबिन भी ज़्यादा बनेगी। जब आपकी हीमोग्लोबिन ज़्यादा बनेगी तो हीम की ब्रेकडाउन भी ज़्यादा होगी। जब आपकी हीम की ब्रेकडाउन ज़्यादा होगी तो उसकी वजह से क्या होगा? आपका बिलीवर्डन में चेंज होगा। बिलीवर्डन में चेंज होगा तो आपका अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन भी ज़्यादा बनेगा। अब डिपेंड करता है कि एंजाइम प्रेजेंट है तो वो कॉन्जुगेटेड में चेंज कर देगा, अगर नहीं है तो इट मीन्स हमारी बॉडी के अंदर अनकॉन्जुगेटेड में। तो ये दोनों कंडीशंस आ जाती हैं कि अनकॉन्जुगेटेड है या कॉन्जुगेटेड है। अब यहाँ पे हम देखते हैं वो कहता है कि कॉन्जुगेटेड या डायरेक्ट हाइपरबिलिरुबिनीमिया ऑलवेज पैथोलॉजिकल। कॉन्जुगेटेड का दूसरा नाम पैथोलॉजिकल जॉन्डिस भी हो सकता है। डायरेक्ट बिलिरुबिनीमिया का दूसरा नाम आपका कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन भी हो सकता है। अनकॉन्जुगेटेड में वो क्या होता है? इनडायरेक्ट या हाइपर बिलिरुबिनीमिया में भी फिजियोलॉजिकल। अब इसको हमने एक टेबल से देखना है और उसके बाद हम आएंगे इस डिजीज़ के ऊपर। ये देखें यहाँ पे वो कहता है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। देखें फिजियोलॉजिकल जो से जॉन्डिस होता है और पैथोलॉजिकल जॉन्डिस के अंदर क्या फ़र्क होता है? जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है ना उसके अंदर जब बच्चा प्रेजेंट करता है ना तो उसमें वो कोई ये नहीं है कि फ़ौरन से आपको प्रेजेंट कर दे। वो हमेशा फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के अंदर बच्चा जो है वो 2 to 4 डेज़ मतलब कि 1 वीक तक जो है ना अप्रॉक्सीमेटली वो आपके पास प्रेजेंट करेगा फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस को। और फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस का दूसरा नाम होता है आपका अनकॉन्जुगेटेड। पैथोलॉजिकल में होता है कॉन्जुगेटेड। कैसे वो मैं आपको भी बताता हूँ। नॉट प्रेजेंट इन फर्स्ट 24 आवर लाइफ। बच्चा जब प्रेजेंट करेगा आपके पास तो उसको क्या ऐसा प्रॉब्लम होगा? आपको कैसे पता चलेगा ये फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस का पेशेंट है? पहले पहले आप तो आपने ये देखना है कि फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में मसला क्या आता है। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में जो मसला आता है वो आपका आता है इंजाइम का। किसका आता है? इंजाइम का। कौन सा? यूजीटी एंजाइम जो होता है ना उसका मसला आता है। अगर हमारी बॉडी के अंदर लिवर के अंदर आपके इमेच्योर लिवर एंजाइम है, यूजीटी आपका इमेच्योर है, उसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो अनकॉन्जुगेटेड है वो आपका कॉन्जुगेटेड में चेंज होगा? नहीं होगा चेंज, राइट। तो जब अनकॉन्जुगेटेड में चेंज नहीं होगा तो वो आगे हमारी बॉडी के अंदर किस अब अनकॉन्जुगेटेड जो होता है ना ये बहुत हार्मफुल होता है, राइट। क्यों? मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ।
अब अनकॉन्जुगेटेड, अब क्यों? बिकॉज ऑफ इमेच्योर एंजाइम। इमेच्योर एंजाइम इसकी क्या होती है? कॉज होती है। कॉज बिकॉज ऑफ फिजियोलॉजिकल में कॉज क्या है आपका? इमेच्योर लिवर एंजाइम, कि लिवर जो है वो बिलिरुबिन को प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, राइट। अब इसके अंदर ड्यूरेशन क्या होता है? विद इन 1 वीक्स, 1 to 2 वीक्स के अंदर बच्चा प्रेजेंट करता है, और ट्रीटमेंट कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है, ये खुद ब खुद जो है वो रिजॉल्व हो जाता है। अब बिलिरुबिन 5 से ज़्यादा है, बिलिरुबिन पीकिंग एट 14 to 15 मिलीग्राम, डायरेक्ट बिलिरुबिन 10% से कम है, रिजॉल्व बाय 2 to 3 वीक, खुद ब खुद जो है रिजॉल्व हो जाता है। अब आ जाए पैथोलॉजिकल कंडीशन पे। पैथोलॉजिकल कंडीशन में क्या होता है? देखें, इसके अंदर जो बच्चा प्रेजेंट करता है ना, वो 24 आवर्स के अंदर अंदर प्रेजेंट करता है, बिकॉज इसके अंदर कोई हेमोलाइसिस की कंडीशन आ सकती है, कि बच्चा जब आया उसके उसके आरबीसीज बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं। जब आरबीसीज, मैंने आपको बताया, बहुत ज़्यादा टूटेंगे, उसकी वजह से क्या होगा? एचबी बहुत ज़्यादा होगा। जब एचबी बहुत ज़्यादा होगा तो क्या होगा? आपका कॉन्जुगेटेड जो बिलीरुबिन है वो क्या होगा? आपका ज़्यादा होगा, राइट। बिलीरुबिन मोर देन 5, ये सेम कंडीशन है, वो जो आपको बताया, वो लेस देन 14 to 15 है, ये मोर देन 15 है। इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा कंडीशन आती है वो आप कहते हैं हेमोलाइसिस की। कोई ना कोई इन्फेक्शन हो गया, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो गए हैं, उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर बिलीरुबिन की प्रोडक्शन वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, राइट। और इसके अंदर जो ड्यूरेशन होता है वो प्रोलॉन्ग्ड होता है, और इसके अंदर ट्रीटमेंट हमने लाजमी देना होता है। क्या होता है? हमने ट्रीटमेंट जो है वो आपने लाजमी देना होता है, और उसके ट्रीटमेंट के अंदर हमने, आप आगे भी पढ़ेंगे, फोटो थेरेपी प्लस आपके जो ट्रांसफ्यूजन्स होती हैं ना, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, वो हमने देनी होती है, राइट। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस एंड पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल में आपने याद रखना है, फिजियोलॉजिकल में आपने याद रखना है कि आपकी कोई ना कोई इंजाइम के मसला है, मतलब कि इंजाइम इमेच्योर है। पैथोलॉजिकल में आपने याद रखना है कि कोई ना कोई ऐसा इन्फेक्शन हो रहा है, हेमोलाइसिस हो रही है, या कोई ना कोई इन्फेक्शन हो रहा है, या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपको कोई ना कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन हो रही है। फिजियोलॉजिकल में आपका अपने मसले हैं इंजाइम्स के, आपके अपनी बॉडी के, कोई ऐसी पैथोलॉजिकल कंडीशन नहीं है, लेकिन पैथोलॉजिकल के अंदर आपकी कोई ना कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन हो रही है, हेमोलाइसिस हो रही है, इन्फेक्शन और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। हमारे इसके अंदर आपका एंजाइम बिल्कुल ठीक है, एंजाइम बिल्कुल ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन, एमोलाइसिस हो रही है, इन्फेक्शन हो रही है, उसकी वजह से आपका पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होता है। अब यहाँ पे उसने लिखा होगा व्हाट इज़ अनकॉन्जुगेटेड। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है उसने कि व्हाट इज़ अनकॉन्जुगेटेड और व्हाट इज़ कॉन्जुगेटेड। अब अनकॉन्जुगेटेड में वो कहता है ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस आ सकता है, ब्रेस्ट मिल्क आ सकता है, इम्पेयर्ड कॉन्जुगेशन, बिलिरुबिन प्रोडक्शन ज़्यादा हो सकती है। कॉन्जुगेटेड के अंदर आपका बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन। कॉन्जुगेटेड का मतलब क्या है? कि इट मीन्स कि आपका जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है, वो आपका कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में चेंज हो रहा है, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ यूजीटी। मतलब कि लीवर तो बिल्कुल ठीक है, अनकॉन्जुगेटेड कॉन्जुगेटेड में चेंज हो रहा है, आगे कोई मसला आ रहा है, आगे कोई ऐसा मसला आ रहा है जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो है वो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन हमारे इंटेस्टाइन्स के अंदर नहीं जा रहा है, बिकॉज ऑफ बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन, इम्पेयर्ड अपटेक और सिक्रीशंस। तो इसको देखना है आपने। अनकॉन्जुगेटेड में क्या है? कि आपका अनकॉन्जुगेटेड का मतलब है कि बिकॉज ऑफ एंजाइम, आपका जो अनकॉन्जुगेटेड है वो आपका कॉन्जुगेटेड के अंदर चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया? होप सो। अब एक ना हम यहाँ पे जाते हैं कि व्हाट इज़ कनिक्टरस, इसमें वो क्या कहते हैं कि ये ऐसी कंडीशन कॉम्प्लिकेशन होती है अनकॉन्जुगेटेड। अनकॉन्जुगेटेड का मतलब क्या होता है? कि हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम है वो नहीं बन पा रहा, राइट। अब अनकॉन्जुगेटेड complication of unconjugated hyperbilirubinemia that result from irreversible bilirubin deposition in the basal ganglion, pons and cerebellum। देखो, इसके अंदर वो बेसिकली ना ये होता है कि न्यूरोलॉजिकल ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाता है। अब कैसे ज़्यादा हो जाता है? देखें, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का क्या, मैंने अभी आपको बताया कि ये बहुत ही पैथोलॉजी, एक ऐसी फॉर्म होती है अनकॉन्जुगेटेड की। देखें, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ये क्या करता है? ये हमारी बॉडी के अंदर जो बच्चा है उसमें प्लेसेंटा को, माँ से प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर सकता है। हमारी बॉडी के अंदर अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है। इसके अलावा ये हमारी बॉडी के अंदर जब ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाता है, जब ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाएगा हमारा अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, हमारे ब्लड बैरियर को क्रॉस करेगा? ये नहीं करेगा। हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर्स जो से होते हैं उनको क्या करता है? क्रॉस करता है। जब ब्लड बैरियर में जाएगा तो क्रॉस करेगा, तो वो क्या करेगा? एवेन्यू बॉन्स के अंदर, तो वो क्या करेगा? हमारे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा, होना स्टार्ट हो जाएगा हमारे ब्रेन में। जब ब्रेन में स्टार्ट होगा तो वहाँ पे हमारे क्या होते हैं? बेसल गैंग्लियंस, हमारे जो ब्रेन टिश्यूज़ होते हैं। कौन से होते हैं? ब्रेन टिश्यूज़, बेसल गैंग्लिया। अब जो बेसल गैंग्लियाज होते हैं हमारी, उसमें क्या काज करता है? हमारे टॉक्सिसिटी काज करता है, और इसमें क्या करना स्टार्ट हो जाता है? सेल डेथ। सेल्स की क्या होना स्टार्ट हो जाती है? डेथ। जिसकी वजह से हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो क्या होना स्टार्ट हो जाता है? डैमेज। इसके अंदर जब बच्चा प्रेजेंट करेगा ना अर्ली जब बच्चा प्रेजेंट करेगा, ये याद रख लें कि इनिशियल साइन इसका है लेथार्जी।
क्या है आपका, लेथार्जी, यहाँ बुक में भी लिखा हुआ है, प्लस पुअर फीडिंग, बच्चा फीड से सही तरीके से नहीं कर रहा होगा, प्लस हाइपोटोनिया, हाइपोटोनिया। इसके अलावा जब एडवांस स्टेज आएगी, एडवांस्ड स्टेज पे आपने क्या तैयार करना है, एडवांस स्टेज के अंदर बच्चा बहुत पेशेंट प्रेजेंट, अब बेबी प्रेजेंट यू विद द हिस्ट्री ऑफ हाई पिच्ड क्राई, हाई PIT पिच्ड क्राई, सीजर्स, प्लस हाइपोटोनिया, प्लस एपनिया, सो नहीं पा रहा सही तरीके से, हैविंग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, हेयरिंग लॉस। In this patient, in this baby, we found the unconjugated bilirubin in the high amount, more than 15. So what will be your diagnosis? Lethargy is the initial sign. Lethargy लाजमी mention करेगा, lethargy, poor feeding, hypotonia, राइट, एंड हाई पिच्ड क्राई। तो ये आपने लाजमी, अगर अर्ली में प्रेजेंट करे तो लेथार्जी, एडवांस में करेगा तो हाई पिच्ड क्राई, सीजर्स, एपनिया, हाइपोटोनिया, राइट, तो ये मेंशन करेगा। और इसके अंदर हमने जो ट्रीटमेंट देना होता है वो सेम वही वाला ट्रीटमेंट है कि आपने फोटोथेरेपी प्लस एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, आपने जो उसके अंदर एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करनी है इसके अंदर, राइट। तो सर दिस इज़ ऑल अबाउट द कनेक्ट्रस। अब आ जाते हैं इसकी हिस्ट्री के ऊपर। भाई हिस्ट्री में वो क्या कहता है, हिस्ट्री से पहले ना आपको ये दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस क्या हो सकता है और ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस क्या हो सकता है। ये दोनों डिफरेंट कंडीशंस हैं कि ब्रेस्ट मिल्क के अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से जॉन्डिस हो रही है, और ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड क्या है कि बच्चा दूध पीने से मसला आ रहा है या ना पीने से मसला आ रहा है, राइट। तो हमने वो देखना है। देखो जो ब्रेस्ट मिल्क होता है ना, इसके अंदर जो बच्चा होता है ना, देखो ये जो ब्रेस्ट मिल्क होता है इसके अंदर कॉजेज़ क्या आ सकती हैं हमारी बॉडी के अंदर, इसके कॉजेज़ क्या हैं, टाइमिंग्स क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है, हमने वो देखना है। ब्रेस्ट मिल्क के अंदर ऐसा कोई फंक्शन होता है जो इनहिबिट कर देता है बिलिरुबिन की ब्रेकडाउन को। क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है बिलिरुबिन की ब्रेकडाउन को। अनकॉन्जुगेटेड में चेंज ही नहीं होता, जिसकी वजह से जो बच्चा अपेयर करता है ना वो फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ में प्रेजेंट करता है ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस में, नॉट ब्रेस्ट फीडिंग में, ब्रेस्ट मिल्क में। तो यहाँ पे वो कहता है बोथ काजेज इंक्रीज एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन ऑफ अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन ऑफ अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, इट इज़ हाइपोथेसाइज्ड दैट फैक्टर फाउंड इन ब्रेस्ट मिल्क में इनहिबिट द हेपेटिक एंजाइम। मतलब कि ये जो सा एंजाइम था ये आपके अनकॉन्जुगेटेड को कॉन्जुगेटेड में चेंज करता था ना, तो इसमें क्या है कि ये एंजाइम नहीं है, जिसकी वजह से अनकॉन्जुगेटेड कॉन्जुगेटेड में चेंज नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी हेपेटिक जो सी सर्कुलेशन है, इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन ऑफ अनकॉन्जुगेटेड वो बहुत ज़्यादा है। ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस इज ड्यू टू इनएडुकेट मिल्क। अब ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस में तो ये है कि कोई एंजाइम्स में कोई वो है मसला, ऐसा कह रहा है कि मिल्क के अंदर कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो बिलिरुबिन की ब्रेकडाउन को नहीं होने दे रहे, और इसके अंदर जो बच्चा प्रेजेंट करेगा वो फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ के अंदर होगा। मैकेनिज्म क्या है कि जब ब्रेस्ट मिल्क के अंदर जो इनहिबिट कर देते हैं कंजुगेशन ऑफ बिलिरुबिन को, तो उसमें क्या है अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से जॉन्डिस होगा, और इसके अंदर ड्यूरेशन जो होता है ना वो वीक्स तक जाता है। अब ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस को वो क्या कहता है कि हम जब बच्चा मिल्क जो है वो लो इनटेक करेगा। ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस में क्या करता है कि जब बच्चा एक चाइल्ड है वो मिल्क जो सा है वो कम पी रहा है, इनटेक उसकी कम है। जब लो मिल्क इनटेक है उसकी वजह से क्या हो सकता है, हमारी बॉडी के अंदर जो बच्चा है उससे क्या हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकती है, और उसकी जो बाउल मूवमेंट है वो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। जब ये कम होंगी तो हमारी बॉडी के अंदर जो बिलिरुबिन है, हम उसकी जो सिक्रीशन है वो क्या हो जाएगी, वो कम यूज़ होगा, उसकी सिक्रीशंस क्या है बिलिरुबिन की कम हो जाएगी। इसकी वजह से जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसे कहते हैं ब्रेस्ट फीडिंग। और मसला कहाँ पे आ जाता है, बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन या पुअर बिलिरुबिन एक्सक्रीशन, बिकॉज इनटेक कम है, और ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है। इसमें बस ये होता है कि बच्चे को ना ज़्यादा से ज़्यादा दूध देना चाहिए। ये इंक्रीज इन इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन, ब्रेस्ट फीडिंग जो अकर इन फर्स्ट वीक ऑफ द लाइफ, ये मैंने आपको बता दिया, पीक्स इन द सेकंड वीक ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस इज हाइड्रेशन है। ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस में हाइड्रेशन है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा दूध पिलाना है। ब्रेस्ट फीडिंग मिल्क जॉन्डिस डज नॉट रिक्वायर एंड ट्रीटमेंट रिजॉल्व विद द टाइम। उसके अंदर ये इसमें ब्रेस्ट मिल्क के अंदर जो सा वो ऐसा कोई मसला नहीं है, और ये खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाता है, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर उसे आपने ज़्यादा से ज़्यादा दूध पिलाना है, डिहाइड्रेशन उसे हो जाती है, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस और ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस, ये आपने याद रखना है। ये जो से आपके हैं ना क्रिकलर निजार गिलबर्ट और ड्यूबेन जेंसन, ये मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा ये जो से तीनों चीज़ें हैं ना आपके निमोनिक्स हैं कि क्रिकलर निजार गिलबर्ट या फिर ड्यूबेन जेंसन स्ट्रोम इज अ डिफेक्टिव डोर ऑफ सिक्रेट और बिलिरुबिन, इसके अंदर भी हाइपोबिलिरुबिनेमिया होता है, राइट। अब इसके अंदर अनकॉन्जुगेटेड ज़्यादा है, कॉन्जुगेटेड ज़्यादा है, ये हम आगे देखते हैं। पहले आप ये टेबल देखें, मैकेनिज्म ऑफ न्यूनेटल जॉन्डिस का। मैकेनिज्म ऑफ न्यूनेटल जॉन्डिस होता किस वजह से है, आपने मैकेनिज्म पढ़ने और इसके एग्जांपल्स पढ़ने, और इसमें ये देखना है कि अनकॉन्जुगेटेड ज़्यादा है या कॉन्जुगेटेड ज़्यादा है।
अब देखिए वो कहता है कि इंक्रीज बिलीरुबिन प्रोडक्शन मैकेनिज्म ऑफ विया हेमोलाइसिस। हेमोलाइसिस का क्या मतलब है, हमारी बॉडी के अंदर आरबीसीज बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं किसी भी कंडीशन में, सिकल सेल एनीमिया कोई भी ऐसी है, थैलेसीमिया वगैरह हो गया, उसकी वजह से आरबीसीज बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं। आरबीसीज बहुत ज़्यादा टूटेंगे तो क्या होगा, सेम वही है जो मैंने पीछे आपको बता दिया, हेमोलाइसिस आ रहा है इंडिविजुअली। अच्छा, ये जो एंजाइम है ना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रेट, इसमें होता है पता है क्या, नॉर्मल फिजियोलॉजी में ये होता है कि जो आपका G6P है ना, ये आपका चेंज हो जाता है आपका NADPH, NADPH ये होता है बेसिकली आपका 6 J6PD, J6PD, ये आपका चेंज हो जाता है NADP, प्रोड्यूस करता है NAPDH को। ये जो सा होता है ना, ये आपका, अब मैंने आपको पीछे भी पढ़ाया था एक डिजीज़ में, ग्लूटाथायोनिन को क्या कर देता है, कम कर देता है, जिसकी वजह से जो हमारे ग्लूटाथायोन कम होता है तो हमारे बॉडी के अंदर जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ये क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी सही फंक्शन करती है। लेकिन अगर हमारी बॉडी के अंदर J6PD की डेफिशिएंसी हो जाए तो आप मुझे ये बताएं कि जो NADPH है ये कम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। जब ये हमारी बॉडी के अंदर कम होगा, हमारे रिड्यूस हो जाएगा, तो उसकी वजह से हमारी ग्लूटाथायोन जो है उसमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होंगे, ग्लूटाथायोन ज़्यादा हो जाएगा ना, जब ये ज़्यादा होगा उसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे, नहीं होंगे, जिसकी वजह से ज़्यादा होंगे, उसकी वजह से क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, हेमोलाइसिस स्टार्ट हो जाएगी, हेमोलाइसिस, जिसकी वजह से आरबीसीज बहुत ज़्यादा टूटना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से बिलीरुबिन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। समझ आ गया। और इसके अंदर जब हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट करता है तो उससे हेमोलाइटिक एनीमिया होता है, सेकंड नंबर पे जॉन्डिस होता है, डार्क यूरिन होता है और वो फटीग होता है, राइट। और इसके अंदर हमेशा हेमोलाइसिस से जो हमारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होते हैं ना, स्ट्रेस होते हैं, जो डैमेज रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो हमारी ब्रेक डाउन करते हैं, जिसकी वजह से हमारे आरबीसीज डिस्ट्रॉयड होते हैं, ठीक है। और बेसिकली जो हमारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होते हैं ना, ये हमारी जो ROS जो हमारे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ है हमारी बॉडी के अंदर, वो बिल्डअप करते हैं, उनकी एबिलिटी होती है कि वो एंटीऑक्सीडेंट्स को न्यूट्रलाइज करना, ठीक है। तो ये स्मॉल अमाउंट्स में प्रोड्यूस होते हैं बॉडी के अंदर जब सेलुलर रिस्पायरेशन हो रही होती है, तो इनका जो है वो कम रहना ही ओके है, राइट। और जो 6PD जो से होते हैं वो चेंज होते हैं और वो इनको कम रखते हैं बिकॉज ऑफ डिक्रीज ऑफ ग्लूटाथायोन, बिकॉज ऑफ NADPH। ये बहुत लंबा हो गया लेकिन आपने बस अभी इतना ही देख लेना काफ़ी है। पैरावेट काइनेज डेफिशिएंसी, इसके अलावा वो क्या कहता है, एरिथ्रो स्ट्रक्चरल डिफेक्ट, वो मैंने आपको बता दिया, सिकल सेल में इन्फेक्टिव थैलेसीमिया ये भी बता दिया सबसे। इसकी वजह से आपको क्या होता है, इंक्रीज बिलीरुबिन। और कौन सा होता है, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। मतलब अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन कैसे, बिकॉज इसके अंदर कोई ना कोई ऐसा, मतलब कि आरबीसी बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं जिसकी वजह से इम्पेयर्ड हो जाता है UGT इंजाइम, या UGT इंजाइम इसके अंदर खुद से वो इतना नहीं बन रहा होता जितना आपके आरबीसी की डिस्ट्रक्शन हो रही है, तो इम्पेयर्ड हो जाता है, इम्पेयर्ड, जिसकी वजह से अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन ज़्यादा हो जाता है। आगे वो कहता है कि इम्पेयर्ड कॉन्जुगेशन ऑफ बिलीरुबिन कैसे, मतलब कॉन्जुगेशन ऑफ बिलीरुबिन मतलब कि कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन नहीं बन रहा, किस वजह से, गिलबर्ट सिंड्रोम, क्रिगलर नजार सिंड्रोम, न्यू बॉर्न फिजिकल जॉन्डिस, इसमें क्या है, अनकॉन्जुगेट। अब देखो गिलबर्ट के अंदर आपने हमेशा याद रखना है, जो UGT इंजाइम होता है ना वो इमेच्योर हो जाता है, वो इमेच्योर होता है, UGT जो सा इंजाइम होता है वो इमेच्योर, जब UGT इंजाइम नहीं है तो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन कॉन्जुगेटेड में चेंज होगा, नहीं होगा। तो इसमें क्या हो सकता है, अनकॉन्जुगेटेड हमारा बहुत ज़्यादा होता है, और UGT जो सा वो क्या होता है, एब्सेंट होता है, इमेच्योर होता है। जब एब्सेंट होता है तो वो चेंज नहीं होता, और इसके अंदर जो ट्रीटमेंट होता है ना बेसिकली वो हमने वही फोटोथेरेपी वगैरह होती है, ठीक है। और ये स्ट्रेस और इसके अंदर जो सा वो अपेयर होता है, राइट। तो इसके अंदर क्या होता है, और क्रिगलर नजार सिंड्रोम, इसके अंदर भी UGT जो सा होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है, इसके अंदर भी सेम वही कंडीशन है, और इसके अंदर जो ट्रीटमेंट है वो फिनोबार्बिटोल ये देनी होती है। न्यू बॉर्न फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस मैंने आपको भी बता दिया ऊपर। अब नेक्स्ट वो कहता है कि व्हाट इज इम्पेयर्ड बिलीरुबिन अपटेक एंड सिक्रीशन फ्रॉम द लिवर। इम्पेयर्ड बिलीरुबिन अपटेक मतलब कि बिलीरुबिन बन रहा है, उसको अब अपटेक मतलब उसको आगे ले जाने में मसला आ रहा है, सिक्रीशंस का मसला आ रहा है। ड्यूबन जॉनसन सिंड्रोम या रोटर सिंड्रोम, ये दोनों सेम ही है भाई, ठीक है। रोटर्स भी इसको कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब देखो ड्यूबन जॉनसन में क्या होता है कि ना, जो हमारा का UGT होता है ना बिल्कुल ठीक होता है, हमारा जो अनकॉन्जुगेटेड कॉन्जुगेशन में कॉन्जुगेटेड में चेंज हो रहा होता है बिकॉज ऑफ UGT। अब आप कहोगे यार मसला कहाँ पे है, ये दोनों तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप, जैसे क्रिगलर में, गिलबर्ट के अंदर या ऊपर जितनी भी कंडीशन है उसमें तो एंजाइम का मसला था, लेकिन इसके अंदर तो एंजाइम का भी मसला नहीं है, इसके अंदर आगे मसला आ रहा है, एक्सक्रीशन नहीं हो रही, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ एनी कोई बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, कॉन्जुगेटिव बिलियरी में इम्पेयर्ड अपटेक या सिक्रीशंस में मसला आ रहा है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है इंटरहेपेटिक एक्स्ट्रा हेपेटिक, इसमें इसमें मसला आ रहा है, उस वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो कॉन्जुगेटेड मतलब अनकॉन्जुगेटेड में चेंज हो गया है, बिकॉज ऑफ UGT, मतलब कोई हेमोलाइसिस कोई ऐसा नहीं है, लेकिन आगे किसी न किस्म के ऑब्स्ट्रक्शन है। अब फॉर एग्जांपल एक गली से, ये गली है, अब यहाँ से बिल्कुल पानी का फ्लो बिल्कुल ठीक हो रहा था, नॉर्मल है, अब आप यहाँ पे आगे कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन लगा दें, कोई ना कोई आगे ऐसा लगा दें कि पानी आगे आएगा नहीं आएगा, आप मसला कहाँ पे है, पानी तो बिल्कुल ठीक आ रहा है पीछे से, लेकिन आगे मसला बिलरी ऑब्स्ट्रक्शन का है, आगे गली बंद है जिसकी वजह से पानी आगे नहीं जा सकता, ठीक है। इसके अलावा वो कहता है इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन, इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन में वो कहता है पुअर फीडिंग,
ये मैंने आपको बता दिया, ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट मिल्क डिहाइड्रेशन, ये आपको इंग्लिश कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, अनकॉन्जुगेटेड सॉरी बिलीरुबिन क्यों हो सकता है। ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस का मैंने अभी आपको पीछे बता दिया किस वजह से हो सकता है। ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस का मतलब बता दिया कि एंजाइम का मसला आ रहा है या किसी ना किसी पैथोलॉजिकल कंडीशन का मसला आ रहा है, हाँ, या डिहाइड्रेशन वगैरह हो रही है। नेक्स्ट वो कहता है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बिलियरी डिक्रीज सिक्रेशन, सेम वही बात जो हमने अभी ड्यूबेन जॉनसन में किया है कि कोई ना कोई सिस्ट अट्रेजिया एलेगाइल सिंड्रोम है, एलेगाइल सिंड्रोम है, तो फिर इसमें कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन भी ये सेम जोन से है ना, ये दोनों, ये चीज़ ये सेम है। अब आपको अगर इस क्लिनिकल सिनेरियो में वो कहें जी कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन ज़्यादा है, मतलब पूरा सिनेरियो दे दें कि बच्चा ऐसे ऐसे आपको हमारे पास प्रेजेंट हुआ, उसके अंदर कॉन्जुगेटेड ज़्यादा है, तो आपने किसकी तरफ जाना है कि इसमें ड्यूबन जॉनसन सिंड्रोम हो सकता है, रोटर सिंड्रोम हो सकता है, इम्पेयर्ड अपटेक हो सकती है, बिल्डर ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, बिल्डर एट्रेजिया हो सकता है, इसके अंदर ये वाला सिंड्रोम हो सकता है। तो आपने उन एमसीक्यूज़ की तरफ जाना है, उस एमसीक्यूज़ के आंसर्स की तरफ जाना है। अगर वो अनकॉन्जुगेटेड की बात की जाए, मतलब आपके माइंड से एक चीज़ हट चुकी है कि इसके अंदर ड्यूबन जॉनसन सिंड्रोम, इसके अंदर एट्रेजियाज वगैरह नहीं है, इसका मतलब है कोई ना कोई ऐसी कंडीशन है कि कोई ना कोई हेमोलाइसिस हो रही है, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया हो रहा है, क्रिगलर गिलबर्ट, ये चीज़ें होनी चाहिए। फिर आपको उनकी आगे से पता होना चाहिए कि JCS-PD की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, क्या कहते हैं अपना क्रिगलर नजार में क्या आ रहा है, गिलबर्ट में क्या आ रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसकी अपना हिस्ट्री की तरफ जाते हैं। बच्चा आपके पास प्रेजेंट हुआ, कैसे प्रेजेंट हुआ, हिस्ट्री शुड फोकस ऑन डाइट, वही मैंने आपको बताया, बिस्मुथ कार फार्मूला, इंट्रायूट्राइन ड्रग एक्सपोजर और फैमिली हिस्ट्री, एंजाइम डेफिशिएंसी, RBC डिफेक्ट, पेशेंट एग्जामिनेशन में रिवील साइन ऑफ हेपेटिक और GI डिसफंक्शन, किस वजह से एब्डोमिनल डिसफंक्शन, डिस्टेंशन, पेट मोटा, आपको लगेगा यार नॉर्मली तो इतना नहीं होता फूला हुआ, लेकिन एब्डोमिनल डिस्टेंशन फूला होता है। डिलेड पैसेज ऑफ मकोनियम, आपको मैंने अभी बताया कि इस वजह से आपकी जो बॉल मूवमेंट्स हैं वो क्या हो जाती हैं, डिक्रीज हो जाती हैं। लाइट कलर्ड स्टूल, डार्क यूरिन, इन्फेक्शन और बहुत ट्रॉमा। कनेक्टर्स का मैंने आपको बता दिया, लेथार्जी इसकी इनिशियल साइन, आपने इसको लाजमी देखना है कि इसका जो इनिशियली आपका लेथार्जी है, पुअर फीडिंग, हाई पिच्ड क्राई, हाइपरटोनिक, मैंने आपको बताया, जॉन्डिस ऑफ इंपॉर्टेंट, मैंने आपको एक MCQ सिनेरियोज में ऊपर बता दिया है कि किस तरीके से बच्चा प्रेजेंट करेगा, उसके अंदर लेथार्जी होगी, पुअर फीडिंग किस तरीके से, वो मैंने आपको ऊपर MCQ सिनेरियो में बता दिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं इसकी डायग्नोसिस। अब इसमें दो चीज़ें, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। इनडायरेक्ट के अंदर वो क्या, CBC आपने देखना है विद पेरिफेरल ब्लड स्मेयर, ब्लड मतलब कि ब्लड के अंदर आपने चीज़ें देखनी है कि हमारी बॉडी के अंदर अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन ज़्यादा है, कम है, क्या सीन है। डायरेक्ट जो सा डायरेक्ट हाइपर बिलीरुबिनिया के क्या है कि हमने लिवर फंक्शन टेस्ट भी, एंजाइम उसका वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा, बिकॉज आपका जो इनडायरेक्ट होता है वो आपको क्या होता है, आपका फिजियोलॉजिकल की वजह से, और जो डायरेक्ट होता है वो आपको पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से हो सकता है। बाइल एसिड, एसएस, लिवर एनाटॉमी, कोई ना कोई टाइट बिलियर्ड्रेजिया वगैरह तो नहीं है, हेड स्कैन वगैरह करवाएंगे। और जॉन्डिस न्यूरोसिस ऑफ फेब्राइल हाइपोटेंसिव, ये मैंने आपको पीछे आपने जितने भी फीचर्स हैं उनको आपको देख लेना है। ट्रीटमेंट में वो क्या कहता है, ट्रीट अंडर, इसमें ना दो चीज़ें आपने याद रखनी है, एक तो याद रखनी है फोटोथेरेपी, यार ये हर MCQs में ना ये पूछा जाता है और वो बताते हैं कि हमने उन्हें फोटोथेरेपी दिया या एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, इनमें दो चीज़ें आपने याद रखनी है, एक तो ये एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन और एक आपने ये फोटोथेरेपी, ये विद फोटोथेरेपी। माइल्ड है तो फोटोथेरेपी, एक्सचेंज में सीवियर एलिवेशन मोर देन 20, मतलब 15 में आपको तो पैथोलॉजिकल में आ गया था ना, फिजियोलॉजिकल में तो आपका 14 to 15, मतलब 15 से कम था, लेस देन। स्टार्ट फोटोथेरेपी अर्लियर फॉर फोटोथेरेपी इज नॉट इंडिकेटेड फॉर कॉन्जुगेटिव बिलीरुबिन एंड लीड टू द स्किन ब्रोजिंग, मतलब कि हमारे वो कहता है कि फोटोथेरेपी कॉन्जुगेटिव हाइपर बिलीरुबिन, मतलब कि पैथोलॉजिकल कंडीशन के अंदर हमने नहीं देनी, अदरवाइज ब्रोजिंग काज कर देगी। सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, न्यूनेटल जॉन्डिस। ये कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन इसके अंदर ना आपने वैल्यूज़ याद रखनी है, डिफरेंस याद रखने हैं कि इनडायरेक्ट में क्या है, डायरेक्ट में क्या है। वो डायरेक्ट ही आपका कॉन्जुगेटेड है, इनडायरेक्ट आपका अनकॉन्जुगेटेड है, पैथोलॉजिकल आपका कॉन्जुगेटेड है या इनडायरेक्ट है, फिजियोलॉजिकल, मतलब इस चीज़ों को अपने माइंड में रखना, कंफ्यूज नहीं होना। अगर वो ये पूछ रहे कि ये जो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस है, अब आप वहाँ पे ये कंफ्यूज ना हो जाना कि अदर डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, गाइस ये डायरेक्ट है। अगर वो फिजियोलॉजिकल का पूछ ले, फिजियोलॉजिकल क्या है, तो आप इसको एक दफ़ा गौर से पढ़ेंगे ना, और एक दफ़ा माइंड में या आप अपना कोई सामने पेज बना के इस चीज़ को लिख लेंगे कि कैसे हमारे RBCs टूटते हैं और ये पूरा जो फिजियोलॉजी होती है वो। इसके अलावा फिर बिल्कुल शॉर्ट आपने उसका क्लिनिकल फीचर्स लिख लेने हैं। इसके अलावा आपने उसका डायग्नोज लिख लेना है, ट्रीटमेंट लिख लेना है, उसकी पैथोलॉजी लिख लेनी है कि किस तरीके से काज कर रहे हैं, और व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, फिजियोलॉजिकल, कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड। सो दिस इज़ ऑफ इट, थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम इसके कॉन्जेनिटल जो सी मालफॉर्मेशन है वो डिस्कस करेंगे, और उसके बाद आई थिंक एक नेक्स्ट मॉड्यूल होगा, उसके अंदर हम ऑल ओवर कर देंगे। उसके बाद हम कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स के ऊपर जाएंगे। तब तक के लिए अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।